चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1947 टू 1991 को देखते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम। इस सिस्टम में गुड्स और सर्विसेज को लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके परचेजिंग पावर के हिसाब से, ना कि उनकी नीड्स के हिसाब से। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, मार्केट फोर्स डिसाइड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, प्रॉफिट मोटिव इज द मेन ड्राइविंग फोर्स। एग्जाम्पल, यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री है जहां लोग अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो एक्सपेंसिव गुड्स खरीद सकता है, चाहे उसको उनकी जरूरत हो या ना हो। अब सोशलिस्ट सिस्टम। इस सिस्टम में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या गुड्स बनाए जाएंगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये सब सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ मेजर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता है जहां गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट होना चाहिए। सोशल वेलफेयर इम्पोर्टेंट होता है जिसमें सबको इक्वल एक्सेस मिलता है एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज का। एग्जाम्पल, सोवियत यूनियन जो कि अब रसिया है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक थी जहां गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाएगा और कौन सा सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को देखते हैं। ये सिस्टम दोनों मार्केट इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन है। मार्केट अपनी इफिशिएंसी के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो मार्केट नहीं दे सकती। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर को भी एलो किया जाता है बिजनेस करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट का भी एक बड़ा रोल होता है। गवर्नमेंट एसेंशियल सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन को बूस्ट करता है, लेकिन गवर्नमेंट मार्केट फेल्यूर को करेक्ट करती है। एग्जाम्पल, इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। प्राइवेट सेक्टर का रोल है जैसे आईटी इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल, लेकिन गवर्नमेंट एसेंशियल सेक्टर में इन्वॉल्व है जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रेलवेज एक्सेट्रा। गवर्नमेंट हैज also set up public sector enterprises in key areas like steel and mining. अब इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम 1947 टू 1991 को देखते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक 1947 से 1991 तक सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड थी। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल किया, खासकर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के थ्रू। इसकी की फीचर्स की बात करें तो स्ट्रांग पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने मेजर इंडस्ट्रीज को कंट्रोल किया जैसे स्टील, रेलवेज, माइनिंग, एनर्जी एक्सेट्रा। इसका गोल था नेशन बिल्डिंग और सोशल वेलफेयर। सेंट्रल प्लानिंग। प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था जो कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को प्लान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर 8th प्लान तक इंडिया ने अपने डेवलपमेंट को प्लान किया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंडिया ने फॉरेन इंपोर्ट को रिप्लेस करने के लिए लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। ये स्ट्रेटेजी अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाने की थी। रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया ने क्लोज इकोनॉमी का मॉडल फॉलो किया था। फॉरेन इंपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट पर हैवी रेस्ट्रिक्शंस थी और ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट लाइसेंसेस की सिस्टम थी। ये मॉडल इंडिया को अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर फोकस करने के लिए इंकरेज करता था। एग्जाम्पल देखते हैं। हैवी इंडस्ट्री फोकस। गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान स्टील और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज स्टेब्लिश की थी। ये इंडस्ट्रीज कंट्री को हैवी मशीनरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करती थी। लाइसेंस राज। इंडियन बिजनेसेस को काफी रेस्ट्रिक्शंस और लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी को बिजनेस एक्सपेंड करना होता था तो उन्हें इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जरूरत होती थी। अब ओपन मार्केट और
सॉरी ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी को देखते हैं। ओपन इकोनॉमी एक कंट्री जो अपने इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को फॉरेन नेशन के साथ इंगेज करती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलाउ होते हैं, कैपिटल फ्लो अक्रॉस बॉर्डर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट हैपन फ्रीली। एग्जाम्पल, यूएसए और चाइना दोनों ओपन इकोनॉमी है। दोनों कंट्री अपनी प्रोडक्ट को दूसरे देशों के साथ ट्रेड करती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। अब क्लोज इकोनॉमी, कंट्री जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंटरनली रेस्ट्रिक्ट करती है और फॉरेन ट्रेड को लिमिटेड करती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नो इंपोर्ट्स और लिमिटेड इंपोर्ट्स, सेल्फ रिलायंट, हर चीज डोमेस्टिक लेवल पे प्रोड्यूस करना होता है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक रिलेशन का लिमिटेड स्कोप होता है। एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया एक क्लोज इकोनॉमी है जहां गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को काफी रेस्ट्रिक्ट किया है। वो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजप्शन पर फोकस करते हैं। तो कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है और मार्केट फोर्स डिसाइड करते हैं गुड्स की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सोशलिस्ट सिस्टम, गवर्नमेंट डिसाइड करती है गुड्स की प्रोडक्शन और सोसाइटी की नीड्स को प्रायोरिटी दी जाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट और गवर्नमेंट दोनों मिलके इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। पब्लिक सेक्टर एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है और प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन को इनकरेज करता है। अब बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स। इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान्स का सिस्टम फॉलो किया था। प्लानिंग कमीशन को 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका एम था कंट्री के डेवलपमेंट को प्लान और सिस्टमेटिक तरीके से चलाना। 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और प्लानिंग को ज्यादा डिसेंट्रलाइज बना दिया, जिससे रीजनल और लोकल डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया। अब देखते हैं जनरल गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है एक कंट्री के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी का बढ़ना। ये प्रोडक्टिव कैपिटल जैसे मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा, या फिर उसके एफिशिएंसी में इंक्रीज के रूप में हो सकता है। एग्जाम्पल, फिफ्थ 5 ईयर प्लान्स में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया गया था बाय इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है नई टेक्नोलॉजी को अपनाना जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके और इकोनॉमिक ज्यादा एफिशिएंट हो सके। इसमें सोशल चेंजेस भी शामिल हैं, जैसे कि वुमेन के लिए इक्वल राइट्स का रिकॉग्निशन। एग्जाम्पल, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेलरेट करते थे और नए टेक्नोलॉजीज का यूज करते थे। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मतलब है अपने रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाना इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स। पहले के 5 ईयर प्लान में ये गोल काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंडिया को अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना था। एग्जाम्पल, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया था ताकि इंडिया अपने फूड नीड्स और बेसिक गुड्स खुद से प्रोड्यूस कर सके। इक्विटी, इक्विटी का मतलब है वेल्थ और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ताकि सोसाइटी में इनइक्वलिटी ना हो। ये गोल ज्यादा सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल, लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया था जिसमें लैंड सेलिंग यानी कि मैक्सिमम लैंड ओनरशिप लिमिट लगाया गया था का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे लैंड ओनरशिप को इक्विटेबल बनाया गया। अब बात करते हैं वेरियस प्लान्स लीडिंग टू 5 ईयर प्लान। बॉम्बे प्लान, ये प्लान एग्रीकल्चर रिस्ट्रक्चरिंग और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करता था। इसका गोल था जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करना, एसेंशियल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। एग्जाम्पल, बम्बई प्लान के जरिए इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेलरेट करने की कोशिश की गई थी ताकि इन्फ्लेशन और पॉपुलेशन प्रेशर को हैंडल किया जा सके। गांधीयन प्लान,
गांधी जी का फोकस था इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन पर, जिसमें स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। इसका गोल था इकोनॉमी को विलेज लेवल तक डिसेंट्रलाइज करना और सेल्फ सफिशिएंट को प्रमोट करना। एग्जाम्पल, खादी को प्रमोट करना और स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोकल लेवल पर डेवलप करना ताकि लोग अपने एरियाज में एम्प्लॉयमेंट और लिवलीहुड पा सके। पीपल्स प्लान, एम एन रॉय। ये प्लान एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देने पर फोकस करता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी एक बैलेंस अप्रोच में प्रमोट करता है। इसका गोल था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन को सस्टेनेबल तरीके से चलाना। एग्जाम्पल, एम एन रॉय ने एग्रीकल्चर को लीड सेक्टर डिक्लेयर किया था ताकि रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथ दी जा सके। सर्वोदया प्लान, जयाप्रकाश नारायण। ये प्लान स्मॉल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी देता था। इसमें डिसेंट्रलाइज और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग का आइडिया था। इसका गोल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बॉटम अप अप्रोच से चलाना, जहां लोकल पीपल को प्लानिंग में इन्वॉल्व किया जाए। एग्जाम्पल, सर्वोदया प्लान ने डिसेंट्रलाइजेशन को एम्फेसाइज किया था, जिससे हर रीजन को अपने डेवलपमेंट का कंट्रोल मिल सके। अब मॉडल्स इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स को देखते हैं। हेरोल्ड डोमर मॉडल, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इस मॉडल ने कैपिटल एक्यूमुलेशन को एम्फेसाइज किया। कैपिटल का रोल था नेशनल इनकम को बढ़ाना और प्रोडक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव करना। इसका गोल था कैपिटल को इन्वेस्ट करना ताकि नेशनल इनकम बढ़े। एग्जाम्पल, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, इरिगेशन पर फोकस किया गया था। नेहरू महालनोबिस मॉडल, सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये मॉडल कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स को सेपरेट करता है। इसमें हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट का प्रायोरिटी दी जाती है। इसका गोल था हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, जिससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। एग्जाम्पल, नेहरू महालनोबिस मॉडल के थ्रू स्टील प्लांट और पावर जनरेशन जैसे हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया था। अब राव मनमोहन मॉडल, इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। ये मॉडल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर बेस्ड थी। इसका गोल था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से इकोनॉमी को ओपन करना, फिस्कल स्टेबलाइजेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करना। एग्जाम्पल, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इंडिया ने अपने मार्केट को ग्लोबलाइज किया और ट्रेड को लिबरलाइज किया, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का इन्फ्लक्स हुआ। अब अमर्त्य सेन मॉडल। ये मॉडल कैपेसिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट और पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इसका गोल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ह्यूमन वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से देखना, जिसमें हर सिटीजन को इकोनॉमिक और सोशल नीड्स को एड्रेस किया जाए। एग्जाम्पल, अमर्त्य सेन के मॉडल के थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रायोरिटी दी गई, जो कि पॉवर्टी, एजुकेशन और हेल्थ की इंप्रूवमेंट को मेजर करता है। अब बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया 1951 to 1991। इंडिया के 5 ईयर प्लान्स का एम था कंट्री को सिस्टमेटिक डेवलप करना। हर प्लान में ग्रोथ टारगेट सेट गए थे और उस टाइम के इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए इन प्लान्स में चेंजेस और एडजस्टमेंट किए गए। अब हम देखते हैं कि हर प्लान का एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या रहा और उसका फोकस क्या था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56। टारगेट ग्रोथ था 2.1%, बट एक्चुअल ग्रोथ हुआ 3.6%। कि इसमें फोकस एरिया की बात करें तो ये प्लान हेरोल्ड डोमर मॉडल से इंस्पायर था, जिसमें कैपिटल एक्यूमुलेशन का रोल इंपॉर्टेंट था। फोकस था एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, पावर और ट्रांसपोर्ट पर। एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई थी क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड था। एग्जाम्पल देखते हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट लाइक
भिलाई स्टील प्लांट और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जैसे इनिशिएटिव्स को फोकस दिया गया जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर ग्रोथ को बूस्ट कर रहे थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61, टारगेट ग्रोथ रखा गया था 4.5%, बट एक्चुअल ग्रोथ 4.3% हुआ। कि फोकस एरिया की बात करें तो इसे नॉन एज महालोनोबिस प्लान भी कहा जाता है। एम्फेसिस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, स्पेशली इन बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ये प्लान फॉरेन लोन्स लेने और सब्सटेंशियल इंपोर्ट को अलाउ करता था। एग्जाम्पल, हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील प्लांट और मशीन टूल्स को सेटअप किया गया, जिससे इंडस्ट्रीज बेस स्ट्रांग हो गया। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66, टारगेट ग्रोथ 5.6%, बट एक्चुअल ग्रोथ 2.84%। फोकस एरिया फोकस था हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन और फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हाउएवर, पुअर परफॉर्मेंस की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस और वार ने प्लान को इफेक्ट किया। एग्जाम्पल, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिला, स्पेशली इन व्हीट और राइस। 3 एनुअल प्लान 1966 टू 69, फोकस एरिया इस पीरियड को प्लान हॉलीडे कहा गया क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्लान थे। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी एडॉप्ट की गई जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर और सॉइल कंजर्वेशन को प्रमोट किया गया। एग्जाम्पल, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड ने इंडिया के एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 74, टारगेट ग्रोथ 5.7%, बट एक्चुअल ग्रोथ 3.3%। फोकस एरिया गडगिल स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड की गई थी जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करती थी। सोशल जस्टिस को भी इंपॉर्टेंस दी गई थी जिसमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और लैंड रिफॉर्म इंक्लूड थे। एग्जाम्पल, बैंक नेशनलाइजेशन और एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस जैसे मेजर रिफॉर्म्स की इस प्लान का पार्ट थे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 79, टारगेट ग्रोथ 4.4%, बट एक्चुअल ग्रोथ 4.8%। फोकस ऑन पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी कि गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस पर था। न्यू प्रोग्राम्स लाइक द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एंड 20 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। एग्जाम्पल, गरीबी हटाओ कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम और एजुकेशन इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 टू 85, टारगेट ग्रोथ 5.2%, एक्चुअल ग्रोथ 5.66%। फोकस ऑन नेशनल इनकम को इंक्रीज करना और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, शिफ्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एग्जाम्पल, प्रोग्राम लाइक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे जिससे रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई। सेवंथ 5 ईयर प्लान 1985 टू 90, टारगेट ग्रोथ 5%, बट एक्चुअल ग्रोथ 6.1%। फोकस था फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट में। यह प्लान इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी पे भी फोकस करता था जिसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया था। एग्जाम्पल, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला जिससे सेल्फ सफिशिएंट को प्रमोट किया गया। एट्थ 5 ईयर प्लान 1992 टू 97, टारगेट ग्रोथ 5.6%, बट एक्चुअल ग्रोथ 6.8%। फोकस ऑन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्रोथ एक्सेलरेशन। प्लान को राव मनमोहन सिंह मॉडल पर बेस्ड किया गया था जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को एम्फेसाइज किया गया था। एग्जाम्पल, 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लक्स देखने को मिला।
नाइन्थ 5 ईयर प्लान 1997 to 2002. Target growth 8% but actual growth 7.6%. Focus area emphasis on enhancing enhancing quality of life, generating employment, regional balance और सेल्फ रिलायंस. एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी गई थी. एग्जाम्पल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म और बैंकिंग रिफॉर्म के थ्रू इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया गया. 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 7. Target growth 8% but actual growth 7.6%. Focus area poverty reduction, gender equality और population growth को कंट्रोल करना. प्रोग्राम्स लाइक प्राइमरी एजुकेशन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और फॉरेस्ट कवर को प्रमोट किया गया. एग्जाम्पल सर्वा शिक्षा अभियान और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जैसे इनिशिएटिव से पॉवर्टी और इलिटरेसी को टैकल करने की कोशिश की गई. 11th 5 ईयर प्लान 2007 to 12. Target growth 9% but actual growth 8%. Focus area focus on faster and more inclusive growth. इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करना ताकि पॉवर्टी और इनइक्वलिटी रिड्यूस हो सके. एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया. 12th 5 ईयर प्लान 2012 to 17. Target growth 8.2% but actual growth 6.9%. Focus area focus on sustainable growth, inclusive development and reduction in inequality. प्लान का थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. एग्जाम्पल स्मार्ट सिटीज मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रोजेक्ट को प्रमोट किया गया. अब प्लानिंग आफ्टर प्लानिंग कमीशन नीति आयोग को देखते हैं. 15 ईयर विजन, 7 ईयर स्ट्रेटेजी एंड 3 ईयर एक्शन एजेंडा को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि डेवलपमेंट प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज और पार्टिसिपेटरी बनाया जा सके. अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आईपीआर 1956. इसके बैकग्राउंड को देखते हैं. आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947, द गवर्नमेंट नीड टू फोकस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू बूस्ट द इकोनॉमी. सेकेंड 5 ईयर प्लान से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को स्पेशल अटेंशन देना शुरू किया गया था. इस प्लान के तहत इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 को इंट्रोड्यूस किया गया था जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को गाइड करता था. इसकी की फीचर्स को देखते हैं. आईपीआर 1956 सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड था जिसमें स्टेट कंट्रोल को इंपॉर्टेंस दी गई थी. ये प्लान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सेंट्रलाइज कंट्रोल में रखना था ताकि नेशंस रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके. आईपीआर 1956 को सेकेंड 5 ईयर प्लान्स के अंडर इंप्लीमेंट किया गया था. अब इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन अंडर आईपीआर 1956 को देखते हैं. आईपीआर 1956 में इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था. हर कैटेगरी का फोकस अलग था. चलिए इन कैटेगरीज को समझते हैं. स्टेट मोनोपोलीज, ये वो इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट के एक्सक्लूसिव कंट्रोल में थी और प्राइवेट सेक्टर को इन इंडस्ट्रीज में इंटर करने की कोई स्कोप नहीं था. एग्जाम्पल आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट. रीजन था कि ये इंडस्ट्रीज नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से जुड़ी हुई थी, इसलिए गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होना जरूरी था. एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर है जिससे प्राइवेटाइज नहीं किया गया है क्योंकि ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का एसेंशियल पार्ट है. बेसिक इंडस्ट्रीज, ये वो इंडस्ट्रीज थी जो इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, लेकिन ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड प्राइवेट कंपनीज को इन इंडस्ट्रीज में काम करने की इजाजत थी. एग्जाम्पल कोल, आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, मिनरल ऑयल्स. रीजन ये था कि ये इंडस्ट्रीज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती थी. अगर इनको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता तो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनस्टेबिलिटी
आ सकता था। एग्जाम्पल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के अंडर, जो हैवी मशीनरीज और पावर जनरेशन के लिए जरूरी इक्विपमेंट बनाता है। यह स्टील और कोल इंडस्ट्रीज के लिए एसेंशियल रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। अब रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, ये वो इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंडर थी। प्राइवेट सेक्टर को इन इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करने की फ्रीडम थी, लेकिन गवर्नमेंट उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करती थी। एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरीज, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, शुगर, पेपर, सीमेंट, कॉटन एंड वूलन टेक्सटाइल। रीजन ये था कि ये इंडस्ट्रीज पब्लिक के लिए एसेंशियल थी और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर वेलफेयर पर पड़ता था। गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगा दिया था ताकि पब्लिक की नीड्स पूरी हो सके और मार्केट में मोनोपोलीज ना बन सके। एग्जाम्पल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल को गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को रेगुलेट किया गया था ताकि कंट्री के एनर्जी नीड्स को इफिशिएंटली कैटर किया जा सके। प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ये वो इंडस्ट्रीज थे जहां प्राइवेट सेक्टर को काम करने की फुल फ्रीडम थी। ये इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं थी। एग्जाम्पल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, मेनी सर्विस इंडस्ट्रीज। रीजन ये था कि ये इंडस्ट्रीज मार्केट ड्राइवन थी और प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन और कंपटीशन के लिए इंकरेज किया गया था। प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फ्लेक्सिबल दी थी, जो कि इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए जरूरी थी। एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे प्राइवेट प्लेयर्स ने ऑटोमोबाइल्स और टेलीकॉम सेक्टर में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। ये कंपनीज अपनी इनोवेशन और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड पॉलिसी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी, कार्वे कमिटी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रोल को रूरल डेवलपमेंट में हाईलाइट किया था। इस कमेटी का एम था कि रूरल एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए जाए। इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। करंट लिमिट, आज के टाइम में एक इंडस्ट्री को 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट अलाउ की जाती है ताकि वो स्मॉल स्केल के अंदर आए। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करती है, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है और लोकल प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। ये इंडस्ट्रीज कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और कम कैपिटल रिक्वायरमेंट के साथ फ्लेक्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल, हैंडीक्राफ्ट और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसे बिजनेसेस और ऑफन रूरल एरियाज में चलाए जाते हैं जहां ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ट्रेड पॉलिसी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक ट्रेड पॉलिसी थी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान फॉलो की गई थी। इसका मेन गोल था कि फॉरेन गुड्स को डोमेस्टिक गुड्स से रिप्लेस किया जाए ताकि इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो सके। पॉलिसी टूल्स जो इसमें यूज हुई थी, टैरिफ्स, टैक्स ऑन इंपोर्ट, कोटास, लिमिट्स ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स। टैरिफ्स को समझते हैं। ये टैक्स है जो गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स पर लगाती है ताकि उनकी प्राइजेस इंक्रीज हो जाए और लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ज्यादा प्रीफर करें। एग्जाम्पल, अगर कोई फॉरेन कार इंडिया में आती है तो उस पर टैरिफ्स लगाया जाएगा जिससे वो कार कॉस्टली हो जाएगी। इससे इंडियन कार मैन्युफैक्चरर को एडवांटेज मिलेगा। अब कोटाज, ये क्वांटिटी लिमिट है जो गवर्नमेंट इंपोर्ट की स्पेसिफिक क्वांटिटी पे इंपोज करती है। एग्जाम्पल, इंडिया गवर्नमेंट कुछ चीजों जैसे इलेक्ट्रिक, टेक्सटाइल की इंपोर्ट क्वांटिटी को लिमिट करती है ताकि इंडियन कंपनीज को उन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और सेल करने का ज्यादा स्कोप मिले। इफेक्ट्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज को देखते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 1991। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 1991 तक कम हो गया क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ अब इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो गई थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन 1950 टू 91।
इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 13% से 24.6% तक बढ़ गया था। ये ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज की वजह से थी, जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज किया गया था। सर्विस सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन 1950 टू 91। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी 28% से 40.5% तक बढ़ गया था। ये इंक्रीज सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री जैसे बैंकिंग, आईटी, कम्युनिकेशंस में ग्रोथ के वजह से हुआ। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री जो लिमिटेड कैपिटल के साथ ऑपरेट करती है और लोकल प्रोडक्ट बनाती है। इसकी खासियत यह है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, स्पेशली रूरल एरिया में। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसमें फॉरेन गुड्स की जगह लोकल गुड्स को प्रोड्यूस और यूज करना इनकरेज किया गया। इसका गोल था कि अपने कंट्री की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया जाए। टैरिफ्स, ये टैक्सेस है जो गवर्नमेंट फॉरेन गुड्स पे लगाती है। ये लोकल गुड्स को कम्पिटिटिव बनाता है और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोटाज, ये एक रेस्ट्रिक्शंस है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है इंपोर्टेड गुड्स के क्वांटिटी पर। ये लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए होता है।